एक नोट लिखाया था सर, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए टॉपिक डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। नंबर 1 लिखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो सबसे पहली बात ये सारे लोग समझ लो कि एप्लीकेशन में मोस्टली एप्लीकेशन जो होगी वो लायोफोबिक की होगी, और सबका ज्यादातर रीजन होगा कोगुलेशन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। दो चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज करेगा। ज्यादातर क्या कहते हैं, एप्लीकेशन का जो रीजन है वो यही है। तो आप देखो कैसे आपको एप्लीकेशन में प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो लिखना शुरू कीजिए कि सिंस water contains क्ले सैंड पार्टिकल। और केमिस्ट्री में ये सब जो होता है क्ले और सैंड पार्टिकल, ये नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन एलम, भी मैं एलम का फॉर्मूला भी लिख दूंगा। व्हेन एलम, एलम जो होता है वो ये पॉजिटिव, तो बताओ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली एप्लीकेशन जो कोलाइड्स की हैं वो न्यूट्रलाइजेशन फिनोमेना विच इज आल्सो कॉल्ड कोगुलेशन पर डिपेंड करती हैं। When alum is added, then म्यूचुअल, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को हटा देगा, देन म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस। ऐसे पोटाश एलम का जो फार्मूला होता है ये मैं इन फैक्टर नॉर्मेलिटी में लिखवाया होगा, K2SO4 Al2SO4 3 डॉट 24H2O। तो पहला एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर के अंदर कुछ न कुछ इम्प्यूरिटीज रहती हैं, जैसे शाहीन बाग में जो पानी जहाँ पर डब्बे में कैन में देता है, आप देखिएगा वहाँ जो मशीन लगाए रहता है उन सब में वो एलम मिलाता है क्ले पार्टिकल को दूर करने के लिए। बताइए लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ, ये जो है ये अलग है, ये जो एप्लीकेशन वो एक अलग है, वो है मेडिसिन।
यहाँ पर कोगुलेशन नहीं है, ये जनरल कंसेप्ट है मेडिसिन। देखिए एनसीईआरटी में 4 दवा का नाम है, वो आपको याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। ये मिसलेनियस है, हम लोग इसको देख के नहीं जाते हैं। ये 4 दवा का नाम याद तो रखना है एटलीस्ट। पहले तो ये जानिए कि मोस्टली मेडिसिन जो होती हैं, जो लिक्विड सिरप के फॉर्म में होती हैं, मोस्टली मेडिसिन आर कोलाइडियल इन नेचर। पहला ए लिख लीजिए, आर्जीरोल एक दवा का नाम है, और कोलाइडियल कोलाइड ऑफ सिल्वर, आर्गिरोल silver, this line is important, used in eye lotion। आई में अगर ये एक तरह का समझिए कि आई में खराबी होती है तो हम आर्जिरोल का इस्तेमाल करते हैं, और किसका कोलाइड है, सिल्वर का। दूसरे दवा का नाम याद रखिए, कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी, used in curing कालाजार। बिहार में पहले कालाजार बहुत आता था, अभी भी आता है। जैसे दिल्ली में बुखार की फीवर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, समझा कि नहीं? उसी तरह एक डिजीज होती है, उसमें भी फीवर ही है, कालाजार। उसमें हम कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये स्लाइड लिख लिया आपने? No, नो sir. सर। यस सर। Yes, sir. ओके। लिख लिया? Yes, sir. एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक तरह का इमल्शन है। इमल्शन का मतलब लिक्विड इन लिक्विड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, मतलब एन इमल्शन। इमल्शन भी एक तरह का कोलाइड है। इसको हम स्टोमक डिसऑर्डर में यूज करते हैं। बी कोलाइडियल ऑफ गोल्ड, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। ये 4 मेडिसिन का नाम याद रखिए। तो ये 2 एप्लीकेशन हुआ, एक तो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा आपके पास है मेडिसिन। मोस्टली मेडिसिन जो होती हैं वो कोलाइडियल इन नेचर होती हैं। देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा इज वेरी वेरी मिसलेनियस। मैं लिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि एक नया नाम है ये, क्वार्टरेल प्रिसिपिटेट।
ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक प्रेसिपिटेटर। तो पहले तो लिखिए, फिर मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। पहला डॉट, स्मोक भी एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, आपको टेबल में बनाया गया था जिसमें 8 मैंने कोलाइडियल सॉल्यूशन लिखा था। स्मोक में ये सब शामिल रहता है। तो इस स्मोक को हम, स्मोक इज मेड फ्री फ्रॉम चलिए ये क्या लिख लिया, ये स्लाइड मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक प्रेसिपिटेटर बेसिकली यही होता है कि अगर देखो कि किसी ऐसे इलाके में जहाँ इंडस्ट्रियल प्लांट हो, उसमें स्मोक, फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है वो डेंजरस होता है, समझा कि नहीं। तो हम फैक्ट्री इसीलिए देखोगे आबादी से बाहर लगाते हैं, और उसमें भी हम ये ख्याल रखते हैं कि हम उस इंडस्ट्रियल प्लांट के चिमनी में क्वाड्रेटिक प्रेसिपिटेटर हम लगाते हैं। अब वो यहाँ पर भी कोगुलेशन होगा। ये क्या लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम बनाने को नहीं पूछेगा आपसे, हम हाई वोल्टेज लगभग 30,000 वोल्ट, देखो मान लो यहाँ से आपके पास ये जो स्मोक है, चिमनी से जो स्मोक निकल रहा है, और एक ये पार्टिकल, देखो स्मोक में क्या कहा गया, कार्बन वगैरह सब है, तो ये इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सैंड जहां पर भी रहेगा डस्ट पार्टिकल, दिस इज फॉर नेगेटिव। और यहाँ आपको देखिए
तो स्मोक जैसे इसके टच में आएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये डस्ट पार्टिकल नीचे ऐश के फॉर्म में निकल जाए, बैठ जाएगा। बाकी यहाँ से जो स्मोक निकलेगा वो फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल होगा। इसी को कहते हैं कॉट्रेल प्रिसिपिटेट। अगर ये स्मोक निकलेगा भी तो उतना डेंजरस नहीं होगा। तो कॉट्रेल प्रिसिपिटेटर अब क्या है रूल कि इंडस्ट्रियल प्लांट में हम कॉट्रेल प्रिसिपिटेटर लगाते हैं जो मेटालिक प्लेट का होता है, चार्ज प्लेट होता है। दिस इज कॉल्ड चार्ज प्लेट। यही सैंड स्मोक में जो पार्टिकल है उसके टच में आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करके नीचे बैठा देगा। अब जो स्मोक निकलेगा वो फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉट्रेल प्रिसिपिटेटर। जब भी बोर्ड के एग्जाम में हो तो आप दोनों लाइन लिखिए, चाहे वो 1 नंबर का हो या कुछ भी हो, आप इस तरह लिखिए। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अरे क्वार्टेल प्रिसिपिटेटर Yes, आया, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। इसीलिए आप देखते हैं कि हेवी फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है वो आबादी पॉपुलेशन के बाहर लगती है, इंटायरली बाहर। और कहीं पर भी अगर रहता भी थोड़ी बहुत आबादी तो जानबूझकर वहां इंस्टॉल किया जाता है क्वार्टेल प्रिसिपिटेटर कि वो सैंड पार्टिकल को स्मोक को फ्री फ्रॉम सैंड पार्टिकल या फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल भेजे। क्यों? कोगुलेशन। मोस्टली कोलाइडियल सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये चार्ज प्लेट है, स्मोक में जो पार्टिकल कार्बन आर्सेनिक वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, टच में आएगा, नीचे को जो भी पार्टिकल है वो नीचे आ गया, बाकी जो भी स्मोक निकलेगा वो फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्डियल प्रिसिपिटेटर। लिख लिया? Yes, sir. गुड। ये स्लाइड लिख लिया एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ एप्लीकेशन आसान है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का नाम सुना आपने? अरे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है जानते हैं ना? No, sir. नहीं जानते हैं? रिवर वाटर, सी वाटर जो बनता है जब दोनों ज्वाइंट होता है तो पार्टिकुलर शेप देता है, सब नहीं पढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. कभी नहीं सुना है क्या डेल्टा? Yes, sir. तो ये भी कोगुलेशन का ही है। देन रिवर वाटर में सैंड पार्टिकल होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, Na+, Cl- वगैरह वगैरह। जैसे ये दोनों ज्वाइंट होते हैं तो आपस में ये एक पार्टिकुलर शेप देते हैं। मतलब कहने का मतलब डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस टू द कोगुलेशन बिटवीन रिवर वाटर एंड सी वाटर। जब दोनों मिक्स करते हैं एक पॉइंट पर, वहां पर ये सब बातें होती हैं।
चलो लिखो सारे लोग। यहाँ पर भी कोगुलेशन हो रहा है। किले जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, समझा। और इलेक्ट्रोलाइट में तो आयन सही है, कोई भी आयन हो सकता है, तो पॉजिटिव आयन की वजह से कोगुलेट हो जाएगा। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लास्ट एप्लीकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये 5 इम्पोर्टेंट हैं। टैनिंग, इसको लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। एनिमल हाइड, एनिमल हाइड का मतलब जो चमड़ा होता है, इसका टोनाइडियल सॉल्यूशन विद हाइड यानी स्किन, टैनिन एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ तक लिख लिया? यहाँ पर भी हम
तुम देखते होगे जो चमड़ा आता है, एनिमल हाइड जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसका इस्तेमाल उसी वक्त नहीं होता है। चमड़े इंडस्ट्री में जो लेदर बैग वगैरह बनता है तो डायरेक्ट उसी तरह उससे नहीं बनता, हम उसको हार्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो एनिमल हाइड का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए टैनिंग करते हैं। टैनिंग का मतलब ही यही हुआ कि एनिमल हाइड को मोर स्ट्रॉन्ग बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। बताओ, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसी में आगे लिखिएगा Yes, sir. ड्यू टू, हाँ इससे क्या होगा तो ड्यू टू विच नेक्स्ट पॉइंट है सर। पागल है क्या, देखना पॉइंट लिखा है क्या जाहिल। टू विच एनिमल हाइड, 12th में पहुंच गया, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, इसी में रह गया ये लड़का। कुछ तो पूछ सकता नहीं तो यही सब पूछेंगे, अभी बोला भी है इसी में लिखिएगा। बोलने की बीमारी हो गई है इनको। बिहारी गुंडा क्या करेगा जिंदगी में। एनिमल हाइड का मतलब समझ में आ गया कि जो हम एनिमल का हाइड डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि उसको हम टैनिंग ना करें। टैनिंग करने का मतलब ही यही है कि उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया जाता है। आप गांव देहात में देखते होंगे वहाँ नमक मिलाया जाता है उसको रखने के लिए ज़्यादा दिनों तक, समझा। तो यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाते हैं तभी वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, और उसी से फ्लेक्सिबल लैडर वगैरह जो भी है उसी से बनते हैं। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा काम किया। तो ये चैप्टर खत्म। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। कल मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा। क्लासेस अब इम्पोर्टेंट हैं, ये सुन लें, क्योंकि स्टूडेंट खुद कहता है कि हमारा 11th वीक है। अब सारे चैप्टर में किसी में न्यूमेरिकल, इसमें भी तो न्यूमेरिकल था ही नहीं, अब तो किसी भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। अब तो ये है कि इनऑर्गेनिक वगैरह सब में है कि पर डे आप पढ़िए और खूब पढ़िए, रिजल्ट सबको याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक सब इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और 11th के और 12th के केमिस्ट्री में फ़र्क यही है कि 12th में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पढ़नी है, फिजिकल कम है। वहाँ पहली बुक पूरी फिजिकल थी, थर्मो, इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह। सेकंड बुक में इनऑर्गेनिक कम था। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास रेगुलर करें, क्योंकि अब आपको यूट्यूब चैनल पर मेरा लेक्चर डाला नहीं जा रहा है, विदाउट मेरे कांटेक्ट के आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए और पढ़िए। चलिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन सर नंबर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चुपचाप से रहो, बैठे रहो, आवाज आ जाएगी क्लियर। हाँ स्टूडेंट, बता मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बोलता रहता है बीच में यार, थोड़ा सा सब्र कर नहीं सकते? हो सकता है उनके साइड से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें भाई। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करें। तो कल हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं बताइए सारे लोग? इनऑर्गेनिक Organic. ऑर्गेनिक थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। पहले जब तक पूरी फीस नहीं दोगे ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं असल चीज बाद में ही पढ़ाता हूँ। ऐसे इनऑर्गेनिक भी बहुत जबरदस्त है 12th की, तुम क्या समझे हो? 3 महीना पढ़ के खराब देते हो टीचर को सब लोग हैं।
टीचर को खराब देते हो क्योंकि मैंने पढ़ के, अब कहते हो नॉलेज हो जाए। चलिए लिखना शुरू कीजिए सारे लोग, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कोगुलेशन का तरीका बताया गया था आप लोगों को, अगर समझ में ना आए तो आप ये देख लीजिए। सब लोग चुप हैं। कोगुलेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा बताओ? सी। 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 हाँ देखो, चूंकि इसमें चार्ज ज्यादा है, +6 चार्ज है। जितना चार्ज ज्यादा पढ़ा था ना, कि जितना चार्ज ज्यादा होगा हार्डी-शुल्ज़ रूल, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। समझा? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो हार्डी-शुल्ज़ रूल यही कहता है। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग।
हाँ बताओ भाई क्या हुआ? डी डी सर। डी सर। जैद तुम जैद हेलो आस्ते, इंसान के बच्चे हो, आहिस्ता से बोलो वरना रिमूव कर दूंगा मैं जैद परमानेंटली। तुम बदतमीज बहुत हो। डी सर। आराम से बोला करें। जानवरों की तरह क्यों बोलते भाई? अल्लाह ने इंसान बनाया है, चुपचाप से बोला करो। ऑफलाइन में तो औकात नहीं थी इस तरह बोलने की, ऑनलाइन में बदतमीजी हो गई है क्या तुम लोगों की? आवाज आस्ते से बात किया करो और आस्ते से आवाज दो। यस, डी या बी या सी, चिल्ला के बोलने हैं जाहिल गवाम, तमीज भी नहीं है। इसलिए मैं तो ऑर्गेनिक लास्ट में पढ़ा रहा हूँ कि ऑफलाइन होने दो ना, तब मैं औकात बताऊंगा मैं। समझ क्या रखे हो टीचर को भाई? हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। सब एग्जाम्पल जो हैं वो कोगुलेशन के हैं। किसी को एतराज तो नहीं है इसमें? नो सर। No, गुड। sir. पहले आप आराम से क्वेश्चन को लिख लें। नहीं आ रहा है तो आपको टेबल मैंने बताया था, स्मॉक के एग्जांपल वाला टेबल देख लीजिए कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कौन है इसमें। सी सर। सी। ओके गुड, सी है। फिर से देखें, आराम से टेबल देखें। सी है पक्का? यस। सॉलिड इन गैस की गैस इन लिक्विड, दिस इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, सॉलिड इन गैस। तो एरोसॉल ही कहते हैं ना, सॉलिड इन गैस को भी क्या कहते हैं? एरोसॉल। याद है सबको? यस सर। गुड। Which one is lyophobic colloid? सी सर। गुड। लायोफोबिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होता है?
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक ही लायोफोबिक होता है। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ कि कौन फिजिक्स ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बी। बी। सर बी। बी। हाँ बताएं क्या आंसर दिया आप लोगों ने? बी सर। B, sir. क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर के साथ घटना है, समझा कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आइए कि देखिए, अब क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप। बाकी आप इससे क्वेश्चन सब हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। रीजनिंग टाइप में आपको कोई बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन लिख लीजिए ए। सारे लोग जल्दी जल्दी लिखिए, आपको सब में नहीं लिखना, बस ए बी सी डी। स्टेटमेंट 1,
statement second are correct. And statement second is correct explanation of statement first. अगर ये होगा तो केवल ए बोलेंगे, बी लिखिए। Both statements are true, but the statement second is not correct explanation of first. C. Statement one is correct. लिख लिया? Done, sir. क्या ये हाँ, आपको ए बी सी डी के फॉर्म में आंसर देना है? लिख लिया ये स्लाइड सारे लोगों ने? No, sir. No, sir. सर हाँ, ओके। अब लिख लिया? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग फटाफट धाए धाए लिखना शुरू कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट।
हाँ बोलो, 9 का ABCD में कौन सा है बता। पहले सारे लोग स्टेटमेंट लिख लिए दोनों। Yes, sir. Yes, sir. चलें, हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पर खास, इससे थ्योरी मजबूत हो जाएगी आपकी। When AgNO3 is treated with excess of colloidal particle gets attracted towards anode। तो और से सुनिए इसका क्या मैंने आपको दिखाया था चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल क्यों आता है। तो देखिए AgNO3 को जब आप KI से निकालिए, एक्सेस से लीजिएगा तो AgI बनेगा। अब बताइए AgI पर कौन सा आयन एब्जॉर्ब होगा, नेगेटिव आयन। तो AgI पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव किधर भागेगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए कैसे पूछा आपसे क्वेश्चन। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई AgNO3 को KI से जब बनाया तो आपको लिखवाया था ना, द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। अब कॉमन आयन Ag भी है, I भी है, लेकिन एक्सेस में कौन है, I माइनस। तो AgI पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ तो नेगेटिव किधर भागेगा, एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। बोलो आया समझ में। Yes, sir. तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब कॉमन आयन एंड थर्ड। और सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जब चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज, तभी तो वो चार्ज होगा, तभी तो वो एनोड और कैथोड की तरफ जाएगा। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए। बताओ किसको डाउट है, हाँ या ना बताओ। अरे बोले आया सबको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. Question number 2. Statement first. आपने पढ़ाया था क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, गेट्स एडसॉर्ब्ड मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड। उसमें पहला टॉपिक था नेचर ऑफ गैस। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उस टॉपिक को खोलो पढ़ो। क्रिटिकल टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का आपको रिलेशन बताया गया था। पहले बता स्टेटमेंट 1 सही है। Yes, sir. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। उसका मतलब ये हुआ कि गैस विथ हायर गेट ऑब्जर्व टू ग्रेटर एक्सटेंट देन दैट। ठीक है, ऑब्वियसली जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाइबल गैस होगा। द इजीली लिक्विफाइबल गैस गेट्स एब्जॉर्ब टू द ग्रेटर एक्सटेंट व्हिच हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
लेकिन क्या सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो। समझा? तो इसलिए इसमें आंसर जो होगा वो बी होगा। तो गैस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर गेट्स ऑब्जर्व्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट देन अ गैस विथ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का रीजन क्या बताया गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना चाहिए बोलो? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? वंडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एक ही तरह की बातें बोल रहा है वो, वहां भी वही बोल रहा है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। बताओ दोनों स्टेटमेंट एक ही तरह का है कि नहीं? जिसका Yes, sir. क्रिटिक, हाँ तो मैंने आपको बताया था वंडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, इजिली लिक्विफाइबल गैस, मोर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। 4 लाइन आपके नोट्स में लिखाया था, उसी पर ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बोलो, पहले बताओ दोनों कोलाइड एक दूसरे पर ऑन मिक्सिंग प्रिसिपिटेट कोगुलेशन हो रहा है, दिस इज सही। लेकिन यहाँ रिएक्शन करके न्यू कंपोजिशन बनाएगा, ये सही नहीं है। समझ में बात आ रही कि नहीं? FeO3 जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, और आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज। दोनों क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। अरे बोलो यार। Yes, sir. FeOS3 इज इम्पोर्टेंट। ये एम्स में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड सही नहीं है। ये सी वाला पार्ट लिख लिया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
बोलिए। डी होगा। हाँ डी होगा, दिस इज करेक्ट। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मूव करता है ना कैथोड एनोड की तरफ, इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सेकंड स्टेटमेंट है कि दे डू नॉट हैव चार्ज, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि भाई डू नॉट हैव, लेकिन पहला स्टेटमेंट तो गलत है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? जल्दी बताएं। अरे क्लियर हो रहा है कंसेप्ट सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, बहुत अच्छा। आमिर मुमताज हैं? मुमताज आवाज आ रही मेरी? आमिर मुमताज आवाज आ रही है, हाँ या ना आंसर दें। आमिर, क्वेश्चन 4 है ना दर्शन रीजन में? Fifth, sir. Fifth. गुड। अरे आमिर आवाज आ रही है? आमिर, चलिए स्टेटमेंट बोलिए। A. हम्म, हाँ दिस इज करेक्ट, दोनों A. स्टेटमेंट सही है। चार्ज ज्यादा है, रीजन हार्डिस्ट रूल, जितना एक्टिव आयन पर होगा तो ये दोनों बोथ आर करेक्ट, और ये दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. एक ऑब्जेक्टिव कीजिए, विच स्टेटमेंट।
बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए बी सी डी, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और ध्यान दीजिए। हाँ, तो दिखने में ही सी लग रहा है ना, एक जगह। हाँ, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, आप एक एक स्टेटमेंट को देखिए। ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस कोलाइड्स बिकम्स स्टेबल, थोड़ा सा हीट करने पर क्या होता है कि पार्टिकल रिमूव होगा जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। एक जो नतीजे तो वही है। और यहाँ पे देखिए मेडिसिन जो होता है वर्क बेस्ट इन कोलाइडियल फॉर्म बिकॉज ग्रेटर द सरफेस एरिया, ऑब्वियसली दैट द रीजन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, ये चैप्टर खत्म। कल से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए।